मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आज हम पढ़ेंगे अधिगम। अधिगम इसके बारे में पढ़ेंगे। अधिगम का परिभाषा देखेंगे। उसके बाद से अधिगम की प्रभावशाली विधियां, मतलब बच्चे कैसे सीखते हैं उसके बारे में। हमको पता है, हम लोग सी-टेट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमको थ्योरेटिकल ज्यादा नहीं पढ़ना, हमको व्यवहारिक जो मनोवैज्ञानिक बताए हैं उसी को हमको ज्यादा पढ़ना है। थ्योरी ज्यादा नहीं पूछता है, लेकिन जो है आपको 2-3 परिभाषा बताएंगे अधिगम समझने के लिए कि अधिगम क्या होता है। आप बहुत ही अच्छा डिफिनीशन परिभाषा है, जिससे जो हर बार परीक्षा में पूछता रहता है। सी-टेट में तो नहीं पूछा है, लेकिन जो यूपी टेट और जो है टेट उसमें पूछता रहता है। तो आप परिभाषा से शुरू करेंगे, उसके बाद से जो बच्चे कैसे सीखते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अधिगम की प्रभावशाली विधियां। तो यहाँ से देते हैं, पहला परिभाषा कहता है जेपी गिलफोर्ड के अनुसार। पर जो पहली परिभाषा है वो जेपी गिलफोर्ड के अनुसार है। जेपी गिलफोर्ड कहते हैं कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। जेपी गिलफोर्ड का कहना है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है। हम किसी के व्यवहार के कारण क्या है, अपने व्यवहार में हमारे परिवर्तन हो जा रहा है, वही अधिगम है। और दूसरा परिभाषा है गेट्स व अन्य के द्वारा। पहले परिभाषा, दूसरा है गेट्स व अन्य के द्वारा। अभी पिछली बार जो जनवरी में हुआ है यूपी टेट का परीक्षा, उसी में पूछा था अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार का उन्नयन अधिगम है। इनका कहना है गेट्स व अन्य का कि अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार का उन्नयन ही क्या है, अधिगम है। मतलब प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा क्या है, जो उन्नयन हो रहा है व्यवहार में, वही क्या है, अधिगम है। और निष्ठ कहता है क्रो एंड क्रो के अनुसार। क्रो कहते हैं आदतों तथा ज्ञान आवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है। इनका कहना है आदतों तथा वृत्तियों का अर्जन क्या है, अधिगम है। और नेक्स्ट चलते हैं जो हमारा कि बच्चे कैसे सीखते हैं। पहले यहाँ के बच्चे कैसे सीखते हैं, हम बच्चे को कैसे पढ़ाएं तो अच्छे तरीके से सीख पाए, और उनके सीखने की जो है कि हम कैसे बच्चे को पढ़ाएंगे तो सबसे अच्छा सीखेंगे, और उनके सीखने की विधियां कौन कौन सी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि हम जो सी-टेट में क्वेश्चन बनता है उन्हीं पर आधारित रहता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। आप क्लास में जाएंगे तो बच्चे को कैसे सिखाएंगे, और जो है बालक कोई दृष्टिबाधित है या श्रवणबाधित है, जो भी है उसको आप किस तरीके से पढ़ाएंगे, इसी पे ज्यादा फोकस करता है सी-टेट। तो इसके बारे में हमको पढ़ना है कि बच्चे को हम कैसे पढ़ाएं और कौन कौन सी विधि से पढ़ाएं तो बच्चे सीखेंगे, और कौन कौन सी विधि से बालक सीखते हैं इसके बारे में जानेंगे, तभी हम पढ़ा पाएंगे बच्चे को। और सी-टेट में आप जानते हैं इसी से क्वेश्चन अधिकतर बनता है। तो पहला लेते हैं, पहला कहता है करके सीखना। करके गतिविधि आधारित जो होता है उस पर क्या करते हैं, बालक ज्यादा सीखते हैं। गतिविधि आधारित जो प्रश्न होते हैं गतिविधि करके सीखते हैं। तो कहता है गतिविधि करके सीखना। बच्चे जब करके स्वयं करके सीखेंगे तो क्या होगा, बच्चे अच्छे तरीके से सीखेंगे और बच्चे सीख भी देंगे। क्योंकि हम अगर बताएं 2 + 2 ठीक है 4 होता है, ठीक, 2 + 2 क्या होता है 4, तो क्या समझेगा बालक, समझ तो जाएगा। लेकिन उसी को करके कहेंगे कि बताओ तो करेगा। अगर हम इसको एक लाइन करें 1 2 3 4 उससे करवाएं, ठीक है, बच्चे से करवाएं तो क्या करेगा, वो बच्चा जल्दी सीखेगा, क्योंकि वो अपने हाथ से कर रहा है। इसलिए क्या होगा, यहाँ बच्चे करके सीखेगा तो ज्ञान अस्थायी होगा, ठीक है, ज्ञान क्या होगा, अस्थायी होगा, और बच्चा सीख भी लेगा, जल्दी सीखेगा। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है सामूहिक गतिविधि। सामूहिक गतिविधि के द्वारा बच्चे क्या करते हैं, अच्छे से सीखते हैं। वाद विवाद प्रतियोगिता होती है, गतिविधि होती है कि 2 4 5 बच्चों का समूह एक बना लिया जाए, और समूह के द्वारा समूह में चर्चा किया जाए तो बच्चे अच्छे तरीके से सीखते हैं और ज्ञान भी अस्थायी होता है। इस समय जो है सामूहिक चर्चा जिसको हम कहते हैं, उसी को यह कह रहा है कि सामूहिक चर्चा करके सामूहिक गतिविधि द्वारा जो है सामूहिक जो है विधि द्वारा हम अगर बच्चे को पढ़ाते हैं तो बच्चे सीख लेते हैं। और आप इस समय देख रहे हैं कि हर विद्यालय में जो है सामूहिक गतिविधि द्वारा बच्चे को अधिकतर पढ़ाया जाता है, ठीक है। और इसी को हम कहते हैं ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, इसी को कहते हैं ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन जो चल रही है पढ़ाई, उसमें ग्रुप डिस्कशन से ज्यादा लोग सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसी को कह रहे हैं सामूहिक गतिविधि। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा कहता है प्रशिक्षण करके सीखना। प्रशिक्षण करके सीखना, बच्चे जो प्रशिक्षण करके, बच्चा क्या करेगा, बच्चे को हम कहेंगे प्रशिक्षण करके, बच्चा अनुभव करेगा कि हमने कितना सीखा, हमने क्या पढ़ा, और हमारी जानकारी कहाँ तक है, खुद अपना परीक्षण करेगा। और क्या टीचर भी उसका परीक्षण करके पढ़ाएगा तो बालक क्या करेगा, ज्यादा सीखेगा। परीक्षण करके पढ़ाना, परीक्षण करके बालक को पढ़ना,
दोनों में थोड़ा अंतर है, क्योंकि इसमें क्या टीचर परीक्षण करेगा, वहां बालक खुद अपने आप को परीक्षण करेगा कि हमने कितना सीखा, और टीचर भी क्या करे, बच्चे का परीक्षण करे बच्चे ने कितना सीखा। तो इसे परीक्षण करके सीखना भी जो है, इससे बालक जल्दी सीखते हैं। सीखने का एक जो है प्रभावशाली विधि है बच्चे के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट करता है हमारा वाचन विधि। हिंदी में आता है वाचन, जो लैंग्वेज जो होती है सीटेट में पूछता है, संस्कृत हो चाहे हिंदी हो चाहे जो भी लैंग्वेज आपका हो, उसमें कहता है वाचन विधि। वाचन विधि के द्वारा क्या करते हैं, बच्चे सीखते हैं बोल के पढ़ना, ठीक है, वाचन करके पढ़ना। जब जोर जोर से बालक पढ़ते हैं, पढ़ के क्या करते हैं, बच्चे पढ़ते हैं जोर जोर से, उनको क्या होता है, याद हो जाता है। और वाचन विधि के द्वारा भी बालक जल्दी सीखते हैं, और इनका भी जो है अपना महत्वपूर्ण स्थान है प्रभावशाली विधियों में से। और नेक्स्ट पॉइंट क्या था, अनुकरण विधि। बच्चे अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। बच्चे अनुकरण अपने से ज्यादा उम्र, ठीक है, अपने समवयस्कों के साथ, ठीक है, अपने समवयस्कों के साथ क्या अनुकरण, उनके अनुकरण करके बच्चे सीखते हैं। अपने समवयस्कों का अनुकरण करके क्या बच्चे सीखते हैं, चाहे वो समाज से हो, चाहे टीचर से हो, चाहे माता पिता हो, चाहे जो भी हो, उनका अनुकरण करके ही बच्चे सीखते हैं, ठीक। और नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं समाज के द्वारा। बच्चे अपने समाज के द्वारा सीखते हैं। मान लीजिए जो हमको जो विषय तो मान लीजिए हम समाज से नहीं सीख पाते हैं, लेकिन बहुत सी जो है पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं हम क्या समाज के द्वारा सीखते हैं। समाज के द्वारा हमको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। जैसे हमको क्या कैसे समाज में रहना है, हमको विद्यालय में नहीं बताया जाता है। हमको किसको रिस्पेक्ट देना है, किसके साथ कौन सा व्यवहार करना है, विद्यालय में नहीं पढ़ाई जाती है। लेकिन जो शिक्षा होता है, नैतिक जो शिक्षा होती है, हमको विद्यालय में नहीं पढ़ाई जाती है। विद्यालय में क्या, तो समाज के द्वारा ये शिक्षा हम पाते हैं, समाज के द्वारा ही पाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अभ्यास के द्वारा, सतत विधि इसको कहते हैं। अभ्यास के द्वारा हम क्या अभ्यास करें, निरंतर अभ्यास करें, तो क्या अभ्यास के द्वारा हम भी सीख सकते हैं। जो बालक कमजोर होते हैं विद्यालय में, क्या उनको अभ्यास कराया जाता है। घर पे जो माता पिता अभिभावक जो होते हैं उनको अभ्यास कराते हैं। इसको कहते हैं सतत विधि, हमेशा, ठीक है, एक नियंत्रित अंतराल पे जो है, नहीं, इनको सतत मतलब लगातार, लगातार क्या करें, अभ्यास करें। अंतराल कुछ भी ना हो, बीच का अंतराल नहीं होना चाहिए, एकदम सतत होना, लगातार होना चाहिए। इसको हम कहते हैं अभ्यास। तो अभ्यास के द्वारा और जो सतत विधि के द्वारा बालक सीखते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट कहता है अंतराल विधि। अंतराल विधि के द्वारा जो है बालक सीखते हैं। अब अंतराल विधि क्या है कि अंतराल विधि में एक कई बार होता है कि बालक लगातार पढ़ने से, ठीक है, अभ्यास करने से, लगातार अभ्यास करता है बालक, क्या होता है, थक जाता है। तो कहता है बालकों को क्या करना चाहिए, एक अंतराल विधि से सिखाना चाहिए। उनको कुछ समय के लिए, मान लीजिए हमको, अब कई बालक होते हैं सुबह से लेकर रात तक पढ़ते रहेंगे, 8 घंटा 10 घंटा जो स्टडी करते हैं, लेकिन सीख कुछ भी नहीं पाते हैं। तो कहता है ऐसे बच्चों को क्या करें हम, अंतराल विधि के द्वारा इनको 2 घंटा पढ़ाएं, बाकी रेस्ट दें, इनको खेलने के लिए समय दें, बाकी जो इनको जो क्रियाएं हैं उनको करने के लिए इनको दें। क्या करें, बीच में पढ़ने और क्या पढ़ने के बीच में इनको क्या थोड़ा सा छूट दे दें, थोड़ा सा खेल कूद में चाहे जो भी क्रियाएं करते हैं इनको क्या करें, इनको छोड़ दें, अंतराल में पढ़ाएं। हमको क्या 4 घंटा हमको पढ़ाना है, तो 20-20 मिनट में क्या करें, बांट दे, 20-20 मिनट के अंतराल पे हम पढ़ाएंगे बच्चे को, या 10-10 मिनट के 5-5 मिनट के अंतराल में पढ़ाएंगे, तो बच्चे क्या ज्यादा सीखते हैं। क्योंकि बच्चे का मस्तिष्क क्या होता है, थक जाता है। तो हम अंतराल विधि से पढ़ाएंगे तो बच्चा थकेगा भी नहीं और अच्छे तरीके से सीखेगा। और नेक्स्ट पॉइंट कहता है त्रुटि एवं प्रयास एवं त्रुटि, सॉरी यहाँ से गलत हो गया है, प्रयास एवं त्रुटि है, ठीक है, यहाँ प्रयास एवं त्रुटि विधि के द्वारा हम पढ़ाते हैं, प्रयास एवं त्रुटि, ठीक है, प्रयास एवं त्रुटि विधि के द्वारा जो है पढ़ाया जाता है। बच्चे को क्या करता है, बच्चा प्रयास करेगा, कुछ उसमें त्रुटि करेगा, तब जाके सीखेगा। कोई व्यक्ति बिना प्रयास किए नहीं सीख सकता है, लेकिन व्यक्ति जो प्रयास करेगा उसी से त्रुटियों के, बाकी जो प्रयास करने के लिए हिम्मत ही नहीं रखते, कोशिश नहीं करते, सीखेंगे क्या। लेकिन जो प्रयास करता है उसे त्रुटि होती है, तो ये कहता है प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा भी हम सीख सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है वाद विवाद या संगोष्ठी के द्वारा, हम वाद विवाद या संगोष्ठी के द्वारा भी सीख लेते हैं। जो हाई लेवल में हाई एजुकेशन होता है, ग्रेजुएशन, हाई स्कूल, इंटर आदि की जो होती है, उसमें क्या वाद विवाद प्रतियोगिता होती है। अब तो छोटे कक्षा में होती है, और संगोष्ठी मतलब उच्च लेवल के लिए, तो उच्च लेवल के द्वारा इसमें भी होता है। वाद विवाद के द्वारा, संगोष्ठियों के द्वारा वही क्या है, तो बच्चे सीखते हैं, वाद विवाद करके सीखते हैं। 2 बच्चे को खड़ा कराइए, एक उससे प्रश्न पूछेगा, दूसरा इनसे प्रश्न पूछेगा, तो क्या होगा, वाद विवाद होगा, इससे भी बच्चे सीख लेते हैं। और ये अस्थायी होता है, आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो वाद विवाद या सामूहिक वाली
गतिविधि आधारित जो प्रश्न होती है, जो शिक्षण होती है, अधिगम होती है, क्या होती है, ये हमेशा अस्थायी होती है, क्योंकि हमेशा बन जाता है। ग्रुप डिस्कसिंग से क्या होता है, बालक सीख लेता है। जो भी आज हमारे नए मित्र चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें और कमेंट बॉक्स में फीडबैक देना जो ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू, धन्यवाद।